नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन ढाकला। दोस्तों, जीवन का सुचारू रूप से चलना ही कहीं ना कहीं जीवन कहलाता है। और बहुत सारी बार हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे कहानियां आती हैं, ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं कि हमारा जीवन बदल जाता है। और जब ये जीवन बदलता है, कई बार अच्छे के लिए बदलता है, कई बार कुछ बुराइयां हमारा साथ ले लेती हैं। आज मैं आपके साथ बात करूंगा गांव अंजनथली की। अंजना माता का यहाँ पर तीर्थ है और रामायणकालीन तीर्थ है, आप सब लोग जानते हैं। और ऐसी कहा जाता है ऐसा कि वहां पर नहाने से चर्म रोग खत्म हो जाते हैं। और एक बहुत ही अच्छा, फेमस, सुंदर, प्यारा सा एक गांव है, गांव अंजनथली, जो कि नीलोखड़ी ब्लॉक में पड़ता है। दोस्तों, ये कहानी है जो कहीं ना कहीं अंजनथली गांव से जुड़ी हुई है, वहीं के लोगों से जुड़ी हुई है। और आप सब लोगों को इस कहानी के बारे में पता है, लेकिन बहुत सारे इस कहानी के अंदर ऐसे तथ्य हैं जिनकी शायद आपको जानकारी ना हो, या समय के साथ हम कुछ चीजों को भूल जाते हैं। तो इन्हीं कुछ तथ्यों की मैंने जांच पड़ताल की, कुछ ब्यौरा जुटाया, ताकि आप लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके। हम किसी के समर्थक नहीं हैं, हम किसी के विरोधी नहीं हैं। हमारा काम है आप तक तथ्यों को पहुंचाना कि कब कौन सी घटना कैसे घटी और क्या हुआ, और ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये आप बताएंगे, क्योंकि इस चीज के लिए आपसे बेटर जज कोई हो नहीं सकता। तो दोस्तों, मैं कुछ, वैसे मेरी आदत नहीं है पढ़ के बोलने की, और मैं बड़ा अजीब महसूस करता हूँ पढ़ के बोलने में, क्योंकि वो बातें अच्छे से उस लहजे में अपने दिमाग के और दिल के हिसाब से नहीं कही जा सकती, जो व्यक्ति अपने दिल से बातें कहता है। लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं, कुछ तिथियां ऐसी हैं जिनको याद करना संभव नहीं था। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे कुछ चीजों को लिख लेना चाहिए, ताकि मैं सही जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, ये बात है सन 2012 की। बबली और नरेश, दो भाई, सगे भाई, गांव अंजनथली में रहते थे और अपना छोटा मोटा व्यापार करते थे 2012 से पहले। बहुत ही छोटे जमींदार थे। और 2012 में, या शायद उससे कुछ पहले, इन लोगों ने शराब के व्यवसाय में अपनी किस्मत आजमाने का कोशिश की, प्रयास किया। और ये प्रयास इनका कहीं ना कहीं सफल भी रहा। और एक दिलबाग हैं जो कि नली खुर्द से हैं, वो इनके पार्टनर थे। उनके साथ मिलके इन्होंने नीलोखेड़ी और तरावड़ी में शराब के ठेके लेने का काम स्टार्ट किया। काम अच्छा चल पड़ा, क्योंकि रसूख भी था और करने की क्षमता भी थी, एबिलिटी भी थी, इसलिए काम चल पड़ा। जैसा हमेशा होता है इस दुनिया का एक दस्तूर है कि आपको अगर कभी कोई मारता है तो अपना ही मारता है। आप कभी भी दूसरों से नहीं मरते, आपको जब भी मारेगा अपना मारेगा। रामायण देख लो, महाभारत देख लो, रामायण में भी अगर रावण मरा तो उसको अपनों ने ही मारा उसको। इसलिए हमेशा मैं एक सलाह आपको देता हूं कि आप अपनों से दूरी तो ना रखें, लेकिन उनसे बच के जरूर रहें। उनकी एक एक एक्टिविटी पे कहीं ना कहीं कंट्रोल जरूर रखें, देखें, और उस हिसाब से ही अपना बर्ताव समय के हिसाब से करें। चलिए दोस्तों, फिलॉसफी की बात नहीं करते, बात करते हैं कहानी की। और ये कहानी है 2012 की, जब बबली और नरेश ने व्यापार स्टार्ट किया। और नीलोखेड़ी के जो एरिया था वो था नरेश के पास, और जो तरावड़ी का एरिया था वो था दिलबाग के पास। और जैसे ही इनका व्यापार शुरू हुआ, तो व्यापार शुरू होते ही वही आपस में कहीं ना कहीं कुछ एरियाज को लेके, कई चीजों को लेके शायद आपस में कोई बहसबाजी हुई, कोई आपस में मनमुटाव हुए, और इस तरह से कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग हो गए। और दोस्तों, उसके बाद टेंडर को लेके, क्योंकि आपको पता है कि जो भी शराब का कारोबार होता है वो सरकार टेंडर देती है, और टेंडर पर वो कहीं ना कहीं निर्भर करता है
कि किसको कहाँ से टेंडर मिला और टेंडर कैसे मिलते हैं, किस सेटिंग में मिलते हैं, क्या नहीं होता, ये मुझे कहने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। जो लोग इस कारोबार से शायद जुड़े हों उनको इसका काला सच जरूर कहीं ना कहीं पता होगा। तो दोस्तों 2012 में शुरू हुआ जो ये इनका झगड़ा था, 18/7/2013 को, 18 तारीख 7वां महीना 2013 को नरेश पर हमला किया जाता है दोस्तों, दिलबाग के द्वारा। नरेश पर हमला किया जाता है दिलबाग के द्वारा। जो हमला दिलबाग के साथ जो काम करने वाला था कृष्ण दादू पर, उसके द्वारा किया गया और ये हमला नरेश पर हुआ। उसके बाद दोस्तों हमला किया गया, दिलबाग ने कृष्ण का सहारा लिया। 2014 जनवरी में, दोस्तों मैं लिखकर पढ़ने में मुझे बड़ी असहज लगता है, लेकिन आपको सहन करना पड़ेगा। 2014 जनवरी में कृष्ण दादूपुर है जो वो अंदर चला गया जेल के अंदर, नरेश पर हमला करने के जुर्म के अंदर, और वो जेल के अंदर चला गया। और वहां पर उसको जेल में जब वो चला गया तो वहां पर जो कप्तान था उसके द्वारा कृष्ण दादूपुर के ऊपर जेल के अंदर ही हमला किया गया। कप्तान के द्वारा कृष्ण दादू पर जेल के अंदर ही हमला किया गया। 2000 उसके जेल में किया गया कप्तान, और 2000 लास्ट में दिलबाग पर हमला किया और उसकी जेल में 9 महीने के अंदर रहा, 9 महीने करीब ये अंदर रहा। उसके बाद उसके बाद नरेश ने और नरेश के कुछ लोगों ने मिलकर दिलबाग पर हमला किया और उस हमले में कहीं ना कहीं दिलबाग की मौत हो जाती है। और जब उसकी मौत हो जाती है तो करीब 9 महीने तक नरेश है जो वो जेल के अंदर रहता है। उसके बाद समाज आगे आता है, बिरादरी आगे आती है और जो भी मौजूद लोग थे वो आगे आते हैं और 80 लाख रुपए में, करीब 80 लाख रुपए में जो नरेश का, बबली का और दिलबाग का एक समझौता कराया जाता है, जिस समझौते के अंदर ये था कि इसके बाद ये कोई भी मांडवाली, कोई भी लड़ाई, किसी तरह का भी आपस में खुन्नसबाजी नहीं रखेंगे और जो भी हुआ उसको इस तरह से निपटा देंगे। तो सब लोगों को लगा कि ये बात यहीं पर खत्म हो गई है, लेकिन दोस्तों ये बात खत्म नहीं हुई, ये शायद इस बात की शुरुआत थी। ये जितने घटनाक्रम अब तक घट रहे हैं ये इन बातों की कहीं ना कहीं एक शुरुआत थी। 80 लाख में बिरादरी के लोगों के सामने समझौता हुआ दोस्तों 7/7/2015 को, 7/7/2015 को नरेश ने गोली मारी और तो मैंने 31 को नरेश ने गोली मारी, 29 को बबली मारा, 29/7/2018 को दोस्तों। उसके बाद 29/7/2018 को जो बबली था उसको गांव में हत्या कर दी जाती है उसकी, जिस हमले में कृष्ण दादूपुर, झबरा, सोनू खिड़की और झबरा और मनी सांप, पता नहीं क्या नाम है, ये लोग इन्वॉल्व थे। और ये जो हमला हुआ इसके अंदर कुछ मुखबिर भी शामिल थे और गांव अंजनथली के अंदर ही बबली की, जो कि नरेश का बड़ा भाई था, उसकी हत्या की जाती है। नरेश का इस कारोबार से शायद कोई बहुत बड़ा नाता नहीं था, वो एक समाज सेवी व्यक्ति था, समाज के लोगों में लगा हुआ था, सरपंच के इलेक्शन भी लड़ चुका था, उनकी बेटी भी एक बार एमसी का ये अपना जिला परिषद का इलेक्शन वहां से जीत चुकी है और गांव के और भी सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व था। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी देख रहा था, जिस वीडियो के अंदर मैंने देखा कि जो वहाँ के उस समय के एमएलए थे कबीर पंथी जी, वो गांव अंजनथली में आए और जो वहाँ पर तालाब है, अंजनी माता का जो स्थान है, वहाँ पर उसका उद्घाटन किया। और भी बहुत सारी फोटोज में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में, बाहर घूमते फिरते हम कहीं ना कहीं बबली को देखते हैं। और जब बबली की उस इमेज को हम उस इमेज से कंपेयर करते हैं जो हमारे सामने आती है निकल के इस सारे घटनाक्रम को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं चीजें आपस में विरोधाभास उत्पन्न होता है उस चीज के अंदर। तो दोस्तों जब बबली मारा जाता है, कृष्ण और झबरा ने, सोनू खिड़की ने उसको मारा 2019 में 17 जनवरी 2019 को पिंटू दादू पर,
पिंटू दादू पर हमला किया जाता है, जो कि अपने शायद कोई डेयरी का बिजनेस था तरावड़ी के अंदर, और वो नरेश का रिश्ते में साड़ा लगता है, और उसके ऊपर वहां पर एक होटल के ऊपर, जो कि दादूपुर और तरावड़ी के बीच में पड़ता है, वहां पर उसकी रेकी करके उसके ऊपर हमला किया जाता है और गाड़ी के अंदर ही उसकी गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों ये बात जब परिवार से निकलकर रिश्तेदारी पर आती है, आपसदारी पर आती है, भाईबंदी पर आती है, मित्रों पर आती है, तो कहीं ना कहीं ये गैंगवार का रूप ले लेती है ये सारी की सारी घटनाएं। इसमें क्या गलत है, क्या सही है, इसका निर्णय आप लेंगे। आप कमेंट जरूर करें, आप इसमें सवाल जरूर पूछें, जो मेरी जानकारी है मैं आपको जरूर कहीं ना कहीं संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। आप फोन ना करें, कमेंट में इस सवाल का जवाब जरूर पूछें, और जहां तक हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें। 2019 में 17 जनवरी को पिंटू दादूपुर मारा गया। कृष्ण और जबरा ने इसकी हत्या की, जिसके अंदर कृष्ण और जबरा के नाम निकल कर आए, जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आए। उसके बाद कपिल के चाचा को मारा गया, जो कि बबली का जो हत्याकांड हुआ था गांव में, उसकी जो मुखबिरी थी वो शायद कपिल ने की थी, और उसके शायद चाचा भी इन्वॉल्व थे, जो कि उन्हीं के गांव के बाशिंदे हैं। जो मुझे पता चला, जो मैंने तथ्य कलेक्ट किए, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। उसके बाद उसके मारने को तो शायद कपिल को आए थे ये लोग, लेकिन उसके चाचा उसके अंदर मारा जाता है, और जो कि बबली का मुखबिर था। अब इस हत्या में इनके ऊपर मारा नहीं जाता, शायद उसके ऊपर हमला होता है, और इस जुर्म के लिए नरेश पर 307 का मुकदमा दर्ज होता है, और ये जेल के अंदर चला जाता है। और शायद इसके साथ साथ, नरेश के साथ साथ, इसका जो भतीजा है उनके ऊपर भी ये एक मुकदमा दर्ज होता है, और शायद वो लेकिन उस समय बाहर थे। लेकिन नरेश अंजनथली इस पूरे के पूरे हत्याकांड के लिए, जो भी हमला किया गया था, इसके लिए जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं और अंदर रहते हैं, और इनके ऊपर 307 की धारा लगती है। उसके बाद दोस्तों 26/12/2019 को जंझाड़ी में फिर गोलियां चलती हैं। 26/12/2019 को जंझाड़ी में फिर गोलियां चलती हैं, और पीटर बक्सा, जो कि गोगी गैंग है, गोगी गैंग, जो कि शायद सोनीपत साइड में इसके एग्जिस्टेंस है। नरेश अंजनथली और गोगी गैंग के आपस में बहुत ही अच्छे और मधुर संबंध है। मधुर का मतलब आपस में बहुत अच्छी इनकी दोस्ती है, एक दूसरे के लिए जान लेने पे और जान देने पर कहीं ना कहीं ये उतारू हैं, जो कि ये घटनाएं पूरी की पूरी बताती हैं कि कोई भी बात हो, किसी तरह की भी बात हो, सिर्फ इशारा काफी है और काम हो जाता है। किस तरह से शार्प शूटरों का सहारा लिया जाता है, किस तरह से लोगों को मार दिया जाता है, ये कहानी बड़ी विचलित करने वाली है, और बड़ी सोचने वाली भी है कि किस तरह से एक सुखी परिवार किस तरह की गैंगवार में इन्वॉल्व होके किस तरह के कार्य कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रही हैं। क्या उनको ये मजबूरी करवा रही है, क्या उनको ये अपना जो परिवार का प्रेम है वो करवा रहा है, ये चीजें दोस्तों आप ही बता सकते हैं, इसके लिए आप ही बेटर जज है। उसके बाद दोस्तों उस पर गोली चली और ये अंदर चले गए। 2020 में फिर कपिल को गोली मारी दोस्तों, 2020 में कपिल को गोली मारी। 2021 में नरेश ने 7/7/2021 को 7/7/21 को उसके बाद जो नरेश अंजनथली है वो ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, यहां से इंडिया से ऑस्ट्रेलिया चले जाता है। 7 कृष्ण चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया चला गया 2022 में दोस्तों, चौथे महीने में जो नरेश अंजनथली है वो ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। और उसके बाद कृष्ण दादू पर जेल में ही 2022 में फिर हमला होता है, और ये हमला भी कहीं ना कहीं नरेश अंजनथली द्वारा ही करवाया जाता है। 2022 में कुरुक्षेत्र जेल के अंदर कृष्ण दादू पर फिर हमला होता है, और ये हमला फिर वहीं पर करवाया जाता है। और उसके बाद ये गैंगवार किस तरह का रूप ले चुका है, ये आपने अभी गांव जंझाड़ी में देखा, जहां पर गोल्डी के पिताजी की दिन दहाड़े 4 शार्प शूटरों ने, जो कि गोगी गैंग से संबंधित थे, दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। इसके अलावा दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में ये बातें सामने निकल के आई कि जो गोगी गैंग है उसका नरेश अंजनथली से कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा संपर्क है, और दोनों के अंदर बहुत प्यार है, मोहब्बत है,
और ये जो गोलीकांड हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं उसके एक नतीजे हैं। और अभी अभी थोड़े दिन 2 दिन पहले की खबर है, ये भी पता चला है कि पुलिस ने शायद गोगी गैंग के 2 व्यक्तियों को अंबाला एसटीएफ ने हिरासत में भी लिया है। उसके बाद दोस्तों ये सारी कहानी आपने सुन ली। इसी बीच में आपको पता है कि जो जबरा था उसको भी पुलिस ने 2019 में एनकाउंटर करके मार दिया। तो दोस्तों ये कुछ तथ्य थे तिथियों समेत जो मैंने आपके सामने रखे, और ये बातें आपको बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप कभी भी कोई भी व्यापार करते हैं, कोई भी आप संस्थान चलाते हैं, आपका अपना परिवार है, आपके कुछ चीजों को लेके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इन मतभेदों को इतना ना बढ़ाएं, इतनी बात आगे तक ना जाए कि इस तरह के हत्याकांडों, इस तरह की गोलीबारी हो, इस तरह के आपस में वो विवाद हो। तो अब ये सारी पूरी बातें सुनने के बाद आपको, जैसे मैंने बताया कि जब दिलबाग की हत्या कर दी जाती है और नरेश अंदर रहता है करीब 8-9 महीने, उसके बाद कुछ सामाजिक लोग या समाज से जुड़े हुए लोग इस सारे प्रकरण में सामने निकल के आते हैं और दोनों परिवारों के आपस में अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि जो क्राइम है और जो क्रिमिनल है उसका कहीं भी जो अंत है वो शायद अच्छा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हम आप सबसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं आपके सामने कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए समाज को, मैं किसी पर्टिकुलर समाज की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पर्टिकुलर संस्थान की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पर्टिकुलर पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ऐसे होल कि हम सब लोगों का क्या कर्तव्य बनता है और क्या इस तरह के हत्याकांडों में, ताकि ये बातें और आगे ना बढ़े और किसी के सम्मान को ठेस ना पहुंचे, किसी के परिवारजनों को वैसे ना सताया जाए, इस मामले में हमें क्या सोचना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, इस बारे में आपकी राय का इंतजार रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन ढाकला।